गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं लॉसेस इन स्टीम टरबाइन। ओके, तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नोजल और फिक्स ब्लेड लॉसेस के बारे में। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इंटरनल लॉस की है, लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व्स। ओके, ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे वैसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग ब्लेड लॉसेस के बारे में, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मूविंग ब्लेड लॉसेस। ओके, अभी बात करते हैं मूविंग ब्लेड लॉसेस। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है इम्पिगमेंट लॉसिस, बराबर। सबसे पहला जो है वो है इम्पिगमेंट लॉसिस के बारे में। ओके, तो उसमें है क्या? ओके, तो स्टीम विच लीव्स द नोजल। ओके, जहाँ समझो कि क्या होता है कि इम्पिगमेंट लॉसिस में क्या होता है कि स्टीम जहाँ नोजल में से निकलती है, ओके, मीट द लीडिंग एज ऑफ द मूविंग ब्लेड्स। ओके, कि समझो जो स्टीम नोजल में से निकलती है और जो समझो कि जो एज को वो समझो कि स्ट्राइक करने वाली है, यानी जो वहाँ पे वो टच होने वाली है, ठीक है। तो एनर्जी में बी लॉस्ट इफ एंट्री इज नॉट स्मूथ। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये बकेट है, ठीक है, ये हमारी नोजल है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि समझो कि यहाँ से ये स्ट्राइक हमारी जो स्टीम है वो यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक करती है। तो कभी कभार कैसा होता है कि वो स्मूथली समझो ये समझो कि रोटेशन में होता है। हमारी ब्लेड जो है ये हमारी टरबाइन ब्लेड है, ठीक है, वो रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि द समझो इट मे बी लॉस्ट इफ द एंट्री इज नॉट स्मूथ, कि समझो कि एंट्री अगर स्मूथ नहीं है, समझो यहाँ पे जो स्टीम यहाँ पे जो लीव करती है स्मूथली लीव नहीं करती है, ठीक है। तो सम रिजल्टिंग समझो फॉर्मेशन ऑफ एडीज। एडीज मीन्स क्या होता है कि कुछ टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उसको एडीज बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एडीज के समझो एडीज फॉर्मेट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एजिस है हमारी, ओके, नोजल ये है हमारी जो स्टीम स्ट्राइक करती है हमारी बकेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कुछ टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, वो ही नोजल के फ्लो को समझो कि डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो लॉसेस है यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसको इम्पिगमेंट लॉस बोलते हैं, ठीक है। देन अभी जो सेकंड बात करते हैं ब्लेड फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन वाला लॉस जो है वो हीट जनरेट करता है, उसके बारे में है। ओके, तो एनकाउंटर्स दोज steam encounters those losses in the blade passage which depends on the roughness of blade surface। ओके, तो अगर समझो कि ये हमारी अभी बात करते हैं हम लोग कि अगर जो हमारी ये ब्लेड है, ठीक है, ये एकदम अंदर से यहाँ पे कम्प्लीटली मिरर फिनिश होती है, ठीक है, ये अंदर का जो एरिया है वो मिरर फिनिश होता है, ठीक है। पर क्या होता है कि यहाँ पे स्टीम बार बार स्ट्राइक होती रहती है, ठीक है, यहाँ से ये हमारी नोजल है, समझो अब ये हमारी नोजल है, नोजल से जो स्टीम स्ट्राइक होती है उसके कारण क्या होता है, ये स्टीम यहाँ से यहाँ पे फ्लो करती है और वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो सरफेस है वो उसमें रफनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्लेड फ्रिक्शन। उसके कारण जो स्टीम का जो फ्लो स्मूथ होना चाहिए वो स्मूथ नहीं रहता है, और वो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये लॉस को हम लोग ब्लेड फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं वैसे। ओके, देन बात करते हैं वेक। वेक के बारे में। ओके, ये है वेक। ओके, तो वेक का दूसरा नाम है ट्रेलिंग एज लॉसिस, बराबर। वेक मींस के ट्रेलिंग एज लॉसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्टीम जेट लीव्स द नोजल एंड बिफोर द एंटरिंग मूविंग ब्लेड। ओके, तो समझो कि नोजल में से अगर स्टीम बाहर निकलती है, ठीक है, स्टीम जेट लीव्स द नोजल एंड बिफोर एंटरिंग द मूविंग ब्लेड। ओके, मिक्स विथ ईच अदर एंड फ्रॉम द होमोजीनियस फ्लो। ओके, तो क्या हो जाएगा कि स्टीम होमोजीनियस फ्लो बनाती है, ठीक है। दिस मिक्सिंग कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। तो मिक्स समझो कि क्या होता है, तो समझो कि मूविंग ब्लेड में स्टीम, ये समझो कि ये हमारी फिक्स ब्लेड है, ठीक है, ये हमारी मूविंग ब्लेड है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे समझो कि हमारी जो स्टीम है, स्टीम जेट लीव्स द नोजल। ओके, नोजल में से लीव करके बिफोर एंटरिंग द मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड के ऊपर पहुंचने से पहले, ओके, ब्लेड मिक्स विद द समझो ब्लेड्स मिक्स विद द ईच अदर्स। ओके, ये ब्लेड जो है मूविंग है, तो वो क्या होता है समझो, ये ब्लेड है जो वो समझो कि ऐसे हिंज होती है, ठीक है। मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे यहाँ पे हिंज होती है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी मूवमेंट होती है एक, समझो ऐसी कोई डायरेक्शन में ये मूवमेंट करती है हमारी जो ब्लेड है, ठीक है। तो ब्लेड
ऐसी दो तीन समझो कि ब्लेड साइड लाइन में है, समझो एक ही रो में है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे में मूवमेंट के कारण वो मिक्स होती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, एंड फॉर्म अ होमोजेनियस फ्लो, ओके, दिस मिक्सिंग कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एडी। तो उसके कारण क्या होता है, समझो कि जो स्टीम जेट है उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उसके अंदर एडीज, द फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड द लॉस इज ड्यू टू द टर्बुलेंस, ओके, टर्बुलेंस के कारण ये लॉस होता है, ठीक है, इसलिए उसको ट्रेलिंग एज लॉस बोलते हैं, बराबर, उसको वेक बोलते हैं, ठीक है, दोज लॉसेस आर नोन एज अ वेक और ट्रेलिंग एज लॉस, ओके, तो ये क्लियर हो गया वैसे ये तीनों। इम्पिगमेंट क्या है, ओके, इम्पिगमेंट क्या है, ओके, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इम्पिगमेंट मीन्स के वन टाइप ऑफ टक्कर, एक स्ट्राइक होती है, तो स्ट्राइक के कारण एडिस क्रिएट होती है, ठीक है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है, उसको इम्पिगमेंट बोलते हैं। ब्लेड फ्रिक्शन यानी मिरर फिनिश नहीं होती है, उसके कारण ब्लेड फ्रिक्शन, जो ब्लेड अंदर की जो है हमारी, बराबर, ओके, जो ब्लेड है उसके अंदर की जो सरफेस रफ हो जाती है, ठीक है, उसके कारण ब्लेड फ्रिक्शन होता है। देन वेक, वेक यानी क्या होता है, मैंने अभी जस्ट दिखाया कि जो हमारी नोजल जो है, ठीक है, वो समझो कि प्रॉपर एक दूसरे में मिक्स हो, समझो कि हमारी जो मूविंग ब्लेड है वो मिक्स विद ईच अदर, एंड समझो, एंड उसके कारण क्या होता है कि वो एडीज क्रिएट होती है, इसलिए ये लॉस होता है, ठीक है। देन अभी बात करते हैं हम लोग टर्निंग लॉस के बारे में, ओके, टर्निंग एक्चुअल में है क्या। तो ये अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टर्निंग लॉस। टर्निंग लॉस एक्चुअल में है क्या, कि समझो कि ये हमारी नोजल है, वैसे फिर से मैं नोजल, सॉरी, ये हमारी बकेट ड्रॉ करता हूँ मैं टरबाइन की बकेट जो है, ओके, ये हमारी नोजल है वैसे, ओके, तो नोजल यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, स्टीम को, ओके, तो फिर क्या होता है कि जो स्टीम है वो क्या करती है, टर्न कर रही है ये बकेट वाले एरिया में, और कांस्टेंट उसमें एनर्जी बकेट को एंड तक देती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे देखो एक कुछ यहाँ पे एक बकेट जैसा शेप है, ठीक है, ये जो शेप है वो हमारा बकेट जैसा शेप है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो टर्न टर्न होती है, ठीक है, पूरे के पूरे एरिया में स्टीम जो है वो टर्न होती है, ओके, तो दोज लॉसेस ऑकर्स एज द स्टीम टर्न्स इनटू द ब्लेड पैसेज, ये ब्लेड के पैसेज में स्टीम पूरी की पूरी जो फ्लो होती है उसके कारण उसको टर्न, समझो ये जो ये हम बात करते कि ये हमारी स्टीम स्टीम जो है वो ये डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, देन आफ्टर उसको टर्न करना है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके कारण कुछ लॉसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, अगर स्टीम स्ट्रेट टू स्ट्रेट जा रही है तो लॉसेस कम होंगे, ठीक है, अभी उसको स्टीम को यहाँ पे टर्न होना है, ठीक है, तो ये लॉसेस को हम लोग टर्निंग लॉस बोलते हैं, ठीक है, दोज लॉसेस occurs as the steam turns into the blade passage, ओके, और इसको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के कारण ये लॉसेस होता है, उसको हम लोग टर्निंग लॉसेस बोलते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज थ्रू द एन्युलर स्पेस, लीकेज थ्रू द एनुलर स्पेस, ओके, तो एनुलर स्पेस लीकेज क्या होता है, ओके, कि अभी जस्ट जो मैं आपको उसका थोड़ा फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कैसा होता है एनुलर स्पेस। तो समझो ये हमारी ब्लेड है वैसे, ठीक है, यहाँ से पैसेज है, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लेड ऐसी होती रहती है जो, ओके, यही पैसेज में हमारी स्टीम फ्लो होती है, ठीक है, तो यहाँ से स्टीम हमारी फ्लो होती है, ठीक है, और ये हमारा केसिंग है वैसे, ठीक है, तो समझो सम ऑफ द स्टीम लीविंग द नोजल लीक थ्रू द एनुलर स्पेस बिटवीन द नोजल एंड स्ट्रॉडिंग, ओके, तो क्या होता है कि कुछ स्टीम है वो हमारी लीव हो जाती है यहाँ से, ठीक है, जो ऊपर का जो हमारा जो केसिंग है उसके और नोजल के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर से कुछ जो स्टीम है वो निकल जाती है, ठीक है, सम ऑफ द स्टीम लिविंग द नोजल लीक्स थ्रू द एनुलर स्पेस बिटवीन द नोजल एंड श्रॉडिंग अटैच्ड टू द मूविंग ब्लेड विदाउट द डूइंग वर्क, ओके, यानी समझो कि ये लीकेज थ्रू द एनुलर स्पेस मीन्स कि कुछ ऐसी स्टीम है जो वर्क करे बगैर ही वो साइड के पैसेज में से निकल जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं leakage through the annular space, okay, तो मूविंग ब्लेड विदाउट डूइंग द वर्क ऑन अ मूविंग ब्लेड, ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज थ्रू द एनुलर स्पेस, ओके।
अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉडिंग लॉस। ओके, लॉसेस ड्यू टू स्ट्रॉडिंग। ओके, ये सब लॉसेस के टाइप्स ही है वैसे। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉडिंग के बारे में। ड्यू टू द स्ट्रॉडिंग द हाइट ऑफ मूविंग ब्लेड इज लार्जर देन द नोजल हाइट। ओके, तो क्या होता है कि due to the Schroding, okay, the height of the moving blade is larger than the nozzle height. Okay, this results in a thickness of boundary layer and increase the losses. Okay, Schroding किसको बोलते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे, ये जो बाहर का जो है, ठीक है, ये हमारी नोजल है वैसे, सॉरी ये हमारी ब्लेड्स है वैसे। ओके, उसकी जो बाहर का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं श्रॉडिंग। ओके, तो इसको स्ट्रॉड बोलते हैं वैसे हम लोग, ठीक है। तो ड्यू टू द स्ट्रॉडिंग द हाइट ऑफ द मूविंग ब्लेड इज लार्जर। तो यहाँ पे क्या होता है, मूविंग ब्लेड की हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नोजल। ओके, तो उसके कारण क्या होता है, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एंड इंक्रीज इन द लॉसेस। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, नेक्स्ट लॉस की बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, वो है डिस्क फ्रिक्शन लॉस के बारे में। ओके, बात करते हैं हम लोग डिस्क फ्रिक्शन। ओके, डिस्क फ्रिक्शन यानी रोटर, डिस्क यानी रोटर, ठीक है। तो अभी ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ है, इसमें ये केसिंग है हमारा, ठीक है। तो ये जो आउटर पार्ट है जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, वो हमारा ये केसिंग वाला एरिया है वैसे, जो रेड में मार्क कर रहा हूँ। ओके, देन ये जो है बीच में जो डिस्क जैसा जो दिख रहा है वो है रोटर है हमारा, ये मेन शाफ्ट है। ओके, देन ये जो है यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ स्टीम। ओके, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। Okay. So when the turbine disk rotors in the viscous steam, there is surface friction loss due to the relative motion between the disk and steam particles. Okay. तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो steam particles है, ठीक है, उसकी देखो रिलेटिव यहाँ पे जो रोटेशन दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो समझो क्या होता है कि देयर इज सरफेस फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिस्क एंड स्टीम पार्टिकल। ओके, तो समझो यहाँ पे डिस्क भी घूमती है, जो ये हमारा रोटर है वो भी रोटेट होता है। ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे जो स्टीम पार्टिकल्स है वो भी समझो कि सर्कुलेट होते रहते हैं, समझो। ओके, तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण समझो ये लॉसेस होता है, ठीक है। Disk and steam pipe due to the centrifugal force the steam is throw radially outward। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोशन है, ठीक है। तो जो स्टीम है उसके वो जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर रोटर यहाँ पे रोटेट कर रहा है ये ऐसे बराबर, ठीक है, तो जो स्टीम है वो बाहर की तरफ जाने का ट्राई करेगी, यहाँ पे समझो कि दीवारों पे, ठीक है, ये तरफ वो समझो कि प्रेशर लगाएगी, दीवार की तरफ वो मूव करेगी, ठीक है। ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टीम इज थ्रो रेडियली आउटवर्ड। ओके, रेडियली वो बाहर की तरफ जाने का ट्राई करेगी। ओके, एज द रिजल्ट मूविंग सरफेस exerts a drag force on the steam। ओके, तो मूविंग सरफेस पे क्या होता है कि ड्रैग फोर्स लगता है स्टीम पे, द ड्रैग सेट्स द स्टीम इन मोशन एंड प्रोड्यूस द डेफिनेट सर्कुलेशन ऑफ इट। ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ड्रैग फोर्स के कारण यहाँ पे सर्कुलेशन जनरेट होता है, ठीक है। ओके, so the nature of circulation depends on the shape of the space enclosing the disk। so okay, तो यहाँ पे उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो समझो ऑटोमेटिक, समझो कि स्टीम सर्कुलेशन के कारण ये स्पेस है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्रिक्शन लॉस। ओके, तो उसके कारण यहाँ पे जो डिस्क है वो समझो ये स्पेस को ब्लॉक करने का ट्राई करती है, तो रोटर पे समझो उसके कारण रोटर, समझो कि रोटर पे फ्रिक्शन आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क फ्रिक्शन लॉस। ओके, ओके, अभी बात करते हैं हम लोग रेडिएशन लॉस के बारे में। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ द फ्लोइंग स्टीम थ्रू द टर्बाइन इज क्वाइट हायर। ओके, तो जो स्टीम हमारी है रेडिएशन, जो समझो कि रेडिएशन लॉस की बात करते हैं अभी हम लोग, तो जो स्टीम जो हमारी टर्बाइन के अंदर जो एंटर होती है, ठीक है, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली होती है। दिस लॉस इज मेनली टेक प्लेस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन केसिंग एंड इट्स सराउंडिंग एटमोस्फियर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर के कारण समझो हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है,
तो therefore the sum of the heat energy of the steam is radiated and convected from the body of turbine. ओके तो समझो कि टरबाइन की जो बॉडी है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, ठीक है, ये हमारा आउटर केसिंग है, ठीक है, वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू समझो कि जो हमारा जो इनलेट स्टीम जो है, हमारी जो स्टीम अंदर आ रही है, ठीक है, नोजल के थ्रू, उसके टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है। तो उसके कारण ओके क्या होता है कि जो जो केसिंग है वो रेडिएशन, जो केसिंग जो है वो कन्वेक्शन एनर्जी के थ्रू जो हमारी हीट है उसको बाहर की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो स्टीम ऑफ द रेडिएटेड एंड कन्वेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द टर्बाइन, ओके, to the its surrounding, okay, those losses are negligible and reduced by the properly insulated the turbine, okay। तो हम लोग प्रॉपर ये समझो कि बहुत कम होता है वो ये लॉस, ओके। अगर हम लोग ये जो केसिंग है उसके ऊपर अगर प्रॉपरली हम लोग इंसुलेशन कर दें तो ये लॉस को हम लोग, ये हमारा इंसुलेशन लेयर है, ठीक है, तो ऐसे इंसुलेशन करने करने से ये लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं या तो फिर हम लोग जो कि नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेडिएशन लॉस, ओके। दिस लॉस इज मेनली टेक प्लेस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन केसिंग एंड इट्स surrounding atmosphere, okay। This loss can be minimized by the heavily insulated turbine, okay। तो अगर समझो कि ज़्यादा हम लोग अच्छी तरह से उस हम लोग अगर इंसुलेट करते हैं टरबाइन को तो ये लॉस हम लोग कम कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस लॉस इज ऑल्सो बोथ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, लोड लॉस ड्यू टू द वेटनेस ऑफ द स्टीम, ओके, और उसको बोल सकते हैं लॉसेस ड्यू टू द मॉइस्चर, ओके। तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है तो समझो कि मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर समझो स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, तो क्या होता है कि स्टीम है वो एकदम लाइट वेट होती है, ठीक है, हमारी जो स्टीम है वो एकदम लाइट वेट होती है, वेट में बहुत कम होती है, इसलिए वो समझो कि वो एटमॉस्फेयर में से फैलती जाती है, ठीक है। तो समझो कि अगर स्टीम अगर ये हमारी नोजल है, ठीक है, नोजल में से स्टीम अगर ऐसे मूव कर रही है टरबाइन के थ्रू, टरबाइन की तरफ, ठीक है, तो क्या होता है अगर उसके अंदर वाटर पार्टिकल स्टीम के अंदर है, वेटनेस है, तो क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो कि स्टीम के पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, और जो वाटर पार्टिकल जो वेटनेस वाले जो पार्टिकल है वो स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। तो कुछ एनर्जी ये पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए, आगे मूव कराने के लिए खर्च हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये लॉस को हम लोग लॉस ड्यू टू द वेटनेस ऑफ स्टीम बोलते हैं, ओके। दिस लॉस इज ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द टर्बाइन, ओके, कि जो टर्बाइन के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके कारण ये लॉस होता है। व्हेन द स्टीम पैसेज थ्रू द लोअर स्टेज ऑफ द टर्बाइन इज बिकम वेट, ओके। अगर समझो स्टीम हमारी जो लोअर स्टेज में से अगर टर्बाइन के लोअर स्टेज में पास होती है, ओके, तो वो इट बिकम्स वेट, वेट बनती है, ओके। एट द लोअर स्टेज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड स्टीम आर डिफरेंट एंड विल नॉट फ्रॉम द होमोजेनियस मिक्सचर, ओके। तो दैट्स वाई क्या होता है कि दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, वाटर की और स्टीम की, एट द लोअर स्टेज, ओके। दैट्स वाई द वेलोसिटी ऑफ द वाटर पार्टिकल इज लेस than the steam, okay, and water particles has to be dragged with the steam and some part of kinetic energy of steam is lost, okay। उसके कारण कुछ जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होती है, ओके। दिस लॉस ऑकर्स बोथ इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, दोनों में ये होता है, ओके। तो फिर से हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। नियर द एक्सिस ऑफ टर्बाइन यूजुअली द स्टीम इज वेट, ओके, this form a homogeneous mixture of the water droplets and steam, okay। The velocity of water particle is less than the steam, therefore the water particle have to drag along the steam and some and so the part of kinetic energy of the steam is lost, okay। ये जो है वो उसको बोलते हैं loss due to the wetness of steam, okay। ये शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, okay। अगर कोई भी समझो डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं वो डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। अभी समझो ये वेलोसिटी लॉस की बात करते हैं, रेसिडुअल वेलोसिटी लॉस, ओके, इसको बोलते हैं रेसिडुअल और वेलोसिटी लॉस, ओके।
लीविंग वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको हम लोग। ओके, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम लीव्स फ्रॉम द टरबाइन व्हील। ओके, तो टरबाइन व्हील से अगर समझो कि काइनेटिक एनर्जी कुछ है वो बाहर निकलती है, ठीक है, इट हैपन्स एक्चुअली, स्टीम लीव्स फ्रॉम द टरबाइन विद सम, समझो कि उसके अंदर अगर स्टीम टरबाइन में से बाहर भी निकलती है तो उसके साथ में कुछ वेलोसिटी होती ही है। ओके, सर्टेन वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, दैट्स व्हाई द स्टीम लॉसेस सम काइनेटिक एनर्जी। अगर समझो वेलोसिटी अगर लॉस हो रही है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टीम की साथ में लॉस हो रही है। ओके, तो रेसिडुअल वेलोसिटी कैन लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द मल्टी स्टेजिंग टरबाइन। ओके, अगर हम लोग मल्टी स्टेज टरबाइन का यूज करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग कम से कम वेलोसिटी वाली जो हमारी स्टीम है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो उसको बाहर भेज सकते हैं। तो हमें समझो कि अगर एक स्टेज में, समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अगर स्टीम की वेलोसिटी 100, सॉरी, ओके, अगर समझो कि स्टीम की वेलोसिटी जो हमारी है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अगर एक स्टेज में 200 किलोमीटर पर आवर है, अगर ठीक है, उस टरबाइन वर्क करती है, उसके बाद में समझो कि उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर हो गई और वो हम लोग लीव कर देते हैं, उसके अच्छा, उससे अच्छा कि हम लोग उसको फिर से एक छोटे टरबाइन में उसको 100 किलोमीटर पर आवर वाली जो वेलोसिटी है उसको हम लोग फिर से कन्वर्ट करें और समझो कि लिविंग वेलोसिटी 50 हो जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर समझो कि उसके बाद में अगर हम लोग और मल्टी स्टेजिंग कर रहे हैं और दूसरा स्टेज लगा रहा है कि जहाँ पे समझो छोटा टरबाइन अगर और यूज कर रहे हैं छोटा टरबाइन में, ठीक है, तो उसमें हम लोग 25 किलोमीटर पर आवर लीव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग स्टेजिंग करके उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग 5 यानी समझो उससे भी कम हम लोग उसको डिक्रीज कर सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल एक मैंने दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग समझो तो अगर मल्टी स्टेजिंग करें, ठीक है, तो हम लोग उसमें लॉस कम लॉस होता हुआ हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो समझो रेसिडुअल वेलोसिटी लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द मल्टी स्टेजिंग टरबाइन। दिस लॉस इज अबाउट अराउंड 10 to 12% इन अ सिंगल स्टेज टरबाइन। ओके, तो 10 to 12% जितना लॉस जो है वो सिंगल स्टेज टरबाइन में वो हो सकता है वेलोसिटी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ये कुछ लॉसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया और हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया वो है समझो कि इंटरनल लॉसेस के बारे में। ओके, ओके, देन अभी थोड़ी सी एक छोटी मोटी जो चीज़ है वो है ग्लेन और लीकेज लॉस। ओके, ओके, तो लीकेज लॉस किस क्या है? ओके, देयर इज ऑलवेज क्लियरेंस बिटवीन द डायफ्राम एंड द शाफ्ट। एंड लीकेज लॉस यानी क्या, जहाँ पे भी गैप गैप होगा दोनों के बीच में, समझो कोई भी दो मूविंग पार्ट के कोई दो चीजों के बीच में, ओके, तो उसकी क्लियरेंस में से कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीम leaks through the clearance from the wheel chamber and others to the others, okay, since the leaked steam due to the work on a blade represents energy loss। okay, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज लॉस, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया वो है इंटरनल लॉसेस के इंटरनल लॉसेस के बारे में। ओके, एक्सटर्नल लॉसेस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। आज आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ये लास्ट टॉपिक है। ओके, एक्सटर्नल लॉसेस के बारे में। ओके, तो एक्सटर्नल लॉसेस दो तरीके के होते हैं, एक मैकेनिकल लॉसेस और दूसरा लॉस ड्यू टू द एंड लीकेज। ओके, तो मैकेनिकल लॉसेस क्या है? ओके, तो मैकेनिकल लॉसेस ये है कि फ्रिक्शन, बेरिंग्स के फ्रिक्शन है, शाफ्ट के फ्रिक्शन है, ओके, एक्सेसरीज, कपल, टरबाइन, लाइक समझो ऑयल पंप, गवर्नर एक्सेट्रा। ओके, those losses reduce to the output and the accounted by the mechanic by the term mechanical efficiency। okay, the loss is less than 1%, the percentage decrease with the increase in the size of plant and प्रॉपर लुब्रिकेशन। ओके, तो ये मैकेनिकल लॉसेस है, हम लोग लुब्रिकेशन से, प्रॉपर लुब्रिकेशन से उसको हम लोग कम कर सकते हैं और लेस देन 1% जितना कर सकते हैं। ओके, और देन दूसरा जो लॉस है वो है लॉस ड्यू टू द लीकेज। ओके, तो देयर इज लॉस, ये हम लोग एक्सटर्नल लॉसेस के बारे में बात करें। आज जो हम लोगों ने लास्ट आज का और जो अगले लेक्चर में जो डिस्कस किया वो पूरे के पूरे सब लॉसेस जो थे वो बराबर वो थे इंटरनल लॉसेस। ओके, एक्सटर्नल लॉसेस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो ज़्यादा जानने जैसा नहीं है, पर ये दो टर्म्स है, मैकेनिकल लॉसेस एंड लॉस ड्यू टू द लीकेज। ओके, तो देयर इज अ लीकेज लॉस ऑफ द स्टीम फ्रॉम द two ends of the turbine where the turbine shaft is projected out from the casing, okay, at the higher pressure, and the steam leaks into the atmosphere at the low pressure at, okay, at the low pressure and the
एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर लीक्स टू द टर्बाइन। ओके, तो क्या होता है कि हायर और लोअर प्रेशर में क्या होता है कि स्टीम जो है वो बाहर निकलती है, तो फिर बाहर से जो समझो कि लो बाहर से एयर जो है वो अंदर आ जाती है टर्बाइन के अंदर। ओके, तो वो समझो कि क्या होता है कि जो पैकिंग से और वो सी चीज़ें प्रॉपर ना हो उसके कारण ये, तो पैकिंग अगर प्रॉपर पैकिंग हो समझो टर्बाइन का, तो उसके कारण हम लोग ये लॉसेस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा जो है वो है ये अपना जो पावर प्लांट के बारे में वो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ओके, तो जो पूरा का पूरा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का फुल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।